वेलकम डियर्स, आप सभी के अपने चैनल यस किया में फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आपको हमने 13 चैप्टर तक पढ़ा दिया है। टोटल आपका इसमें 15 चैप्टर कक्षा 12 फिजिक्स का है, ठीक है। तो इसमें आपको हम बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए आपको बताते चल रहे हैं, क्योंकि आपके लिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों आपको पढ़ाना। और यहाँ पर आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ? आपको पीडीएफ भी मिल जाए, आप परचेज कर सकते हैं skmsclasses.com वेबसाइट और skmsc टेलीग्राम चैनल जो आपका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। चालक देखिए क्या होता है, चालक के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना, लाइक करना है, कमेंट करना है, क्योंकि उन साथियों तक पहुंच सके जो आपको कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चालक की बात करेंगे, चालक क्या होता है, ठीक है। आखिरकार चालक होता क्या है, चालक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ हैं एक प्रकार की, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें क्या, तो देखिए वे पदार्थ कहलाते हैं कि देखिए चालक किसे कहते हैं, चालक के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। चालक ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन आसानी से होता है, वे पदार्थ चालक कहलाते हैं। इसकी चालकता 10⁻1 से 10⁻8 साइमन प्रति मीटर तथा प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जैसे 10⁻2 से 10⁻8 ओम मीटर, ठीक है। चलिए यहाँ पर सिलिकॉन और कॉपर का एग्जाम्पल तरीके देख सकते हैं, सिलिकॉन और कॉपर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे सिलिकॉन नहीं होगा, चालक क्या है, सिलिकॉन नहीं होगा, ठीक है। सिलिकॉन हो सकता है, सिलिकॉन और कॉपर, ठीक है। जैसे आपका एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है। चलिए अब विद्युत रोधी की बात कर लेते हैं। विद्युत रोधी किससे कहते हैं, विद्युत रोधी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। जिसे आप क्या कहते हैं, इंसुलेटर। इंसुलेटर का उपयोग आप खम्भों में देखेंगे, खम्भों में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो विद्युत रोधी किसे कहते हैं, देखिए ऐसे पदार्थ जो वैद्युत के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे पदार्थ जो वैद्युत के प्रवाह में क्या करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं, ठीक है। इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर होती है। क्या होती है, 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर होती है। इसकी चालकता बहुत कम होती है। क्या होती है, चालकता क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। चलिए अब अर्धचालक की बात कर लेते हैं। अर्धचालक किसे कहते हैं, ठीक है। तो इनकी चालकता जो होती है चालकों से कम, इनकी चालकता क्या होती है, चालकों से कम तथा कुचालकों से क्या होती है, अधिक होती है। इनमें अल्प मात्रा में धारा का प्रवाह हो सकता है। इसकी चालकता 10⁻5 से 10⁻6 साइमन मीटर तक तथा प्रतिरोधकता 10⁻5 से 10⁻6 होती है। तो ये आपको याद कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं आगे क्या होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए ऊर्जा स्तर की बात करेंगे, ठीक है। ऊर्जा स्तर की बात करेंगे। ऊर्जा स्तर किसे कहते हैं, ठीक है। तो विभिन्न उपकोषों की विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की निश्चित ऊर्जाओं के मानों को क्या, विभिन्न उपकोषों की विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की निश्चित ऊर्जाओं के मानों को परमाणु के ऊर्जा को ऊर्जा स्तर कहते हैं, ठीक है। पास स्थित अनेक ऊर्जा स्तर के समूह की ऊर्जा बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, पास स्थित अनेक ऊर्जा स्तर के समूह की ऊर्जा को बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकी की बात करेंगे तो भौतिकी की वह शाखा, क्या, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन किया जाता है। किसका, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन किया जाता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, भौतिक की वह शाखा जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन किया जाता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, निर्वात नलिका, अर्ध नलिका, ठीक है। तो क्या क्या होता है, निर्वात नलिका और अर्ध नलिका इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ठीक है। तो ये चीज़ होती हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। हमने आपको बताया क्या, निर्वात नलिका क्या बताया हमने आपको, इसमें कांच या धातु के निर्वात आवरण के अंदर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जिनमें बाह्य माध्यम में या अप्रत्यक्ष विधि से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किया जाता है। इस प्रकार की नलिकाओं में इलेक्ट्रॉन केवल एक ही दिशा में चलती है, ठीक है। अर्धचालक युक्तियाँ की बात करेंगे तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सामान्यतः विद्युत रोधी होते हैं, किंतु कुछ अपद्रव्य मिला देने पर उसमें विद्युत का चालन होने लगता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। विशेषताएं की बात करेंगे तो ये आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये टिकाऊ तथा सस्ते होते हैं। क्या होते हैं, ये टिकाऊ तथा सस्ते होते हैं। ये बहुत कम दिष्ट बोल्टता पर कार्य करते हैं। क्या करते हैं, ये बहुत कम दिष्ट बोल्टता पर कार्य करते हैं।
इनमें बहुत ही कम शक्ति व्यय होती है, इसकी दक्षता अधिक होती है। इनमें क्या होता है, बहुत ही कम शक्ति व्यय होती है, इसकी दक्षता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आगे क्या है। ऊर्जा बैंड दो प्रकार के होते हैं। क्या, ऊर्जा बैंड दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, संयोजकता बैंड, दूसरा क्या है, चालन बैंड। पहला क्या है, संयोजकता बैंड, दूसरा क्या है, चालन बैंड। ठीक है, तो संयोजकता बैंड क्या होता है, संयोजकता बैंड संयोजी इलेक्ट्रॉनों का बैंड होता है। क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों का बैंड होता है। ठीक है, इससे संयोजी इलेक्ट्रॉन उपकोषों आंशिक या पूर्ण रूप से भरे होते हैं, रिक्त नहीं होते। क्या होते हैं, ये रिक्त नहीं होते हैं। ठीक है, चालन बैंड की बात करेंगे। चालन बैंड क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन में, क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन उपकोषों में आंशिक या पूर्ण रूप से भरे होते हैं। क्या होते हैं, ये आंशिक या पूर्ण रूप से क्या होते हैं, भरे होते हैं। रिक्त स्थान की कमी नहीं होता है, इसमें रिक्त स्थानों की कमी क्या होता है, नहीं होता है। ये आंशिक रूप से पूरी तरीके से भरे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे हम देखिए अर्धचालक की बात करते हैं। अर्धचालक क्या होता है, जब पंच संयोजी तत्व को, किसको, जब पंच संयोजी तत्व को चतुसंयोजी तत्वों के साथ मिलाया जाता है तो इस प्रकार बने अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसके मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। जैसे जर्मेनियम में आर्सेनिक, एंटीमनी में फास्फोरस मिलाने से बने अर्धचालक होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इसमें दो प्रकार के अर्धचालक आएंगे, पहला पी टाइप, दूसरा एन टाइप। ठीक है, जब चतुसंयोजी तत्व में, किसमें, जब चतुसंयोजी, कहने का मतलब जिसकी संयोजकता 4 हो, जिसकी संयोजकता 4 हो का मतलब क्या होता है कि जिसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित, यानी 4 इलेक्ट्रॉन खाली हों, 4 कक्षक खाली हों, उसे क्या कहेंगे, चतुसंयोजी तत्व कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, चतुसंयोजी तत्व कहते हैं। ठीक है, तो जब चतुसंयोजी तत्व में त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, क्या, त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, तो इस प्रकार बने अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए देखिए, जो हमारा एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक होता है, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उस डिफरेंसेस को पढ़ते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी वाले परमाणुओं की अशुद्धि मिलाकर प्राप्त किया था। इसमें क्या किया जाता है, जो पंच संयोजी वाले परमाणु होते हैं उसकी अशुद्धि मिलाकर इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और इसे शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी वाले परमाणु, कौन से, त्रिसंयोजी वाले परमाणु के अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, क्या मिलाकर बनाया जाता है, त्रिसंयोजी वाले पदार्थ अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, इसमें बहुसंख्यक धारावाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होता है, जो बहुसंख्यक होता है धारावाहक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसमें बहुसंख्यक धारावाहक क्या होते हैं, होल होते हैं। क्या होते हैं, होल होते हैं। ठीक है, चलिए इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है होल घनत्व की अपेक्षा क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसमें होल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होल घनत्व होता है वो, यानी घनत्व जो होता है होल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व की अपेक्षा क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। इसमें निश्चित आयन धनात्मक आयन होते हैं। इसमें निश्चित आयन होते हैं, क्या होते हैं, धनात्मक आयन होते हैं। इन्हें दाता आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें दाता आयन कहते हैं, जिसकी संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है। इसमें निश्चित आयन ऋणात्मक आवेशित होते हैं। इसमें जो निश्चित आयन होते हैं ऋणात्मक आवेशित आयन होते हैं, जिन्हें ग्राही आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राही आयन कहते हैं, जिन्हें ग्राही आयन कहते हैं। इनकी संख्या होल्स की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है, इनकी संख्या होल की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं पीएन संधि डायोड की बात करेंगे। ठीक, इसकी बात करेंगे, पीएन संधि डायोड की बात करेंगे। ठीक है, जब एन टाइप के अर्धचालक व पी टाइप के अर्धचालक को एक विशेष विधि से क्या किया जाता है, एक विशेष विधि से अपमिश्रण किया जाता है। क्या किया जाता है, अपमिश्रण किया जाता है, जिसमें आधा भाग पी टाइप अर्धचालक व आधा भाग एन टाइप अर्धचालक हो, तो इसे क्या कहेंगे, पीएन संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, पीएन संधि कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, पीएन संधि डायोड है एक प्रकार से। ठीक है, इसमें ये क्या है, ऋणात्मक ग्राही है। ठीक है, ये हमारे क्या है, होल्स हैं, ये पी है, ये एन है। ठीक है, इसमें धनात्मक आयन होते हैं। ये हमारी क्या है, अवक्षय परत है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन लेयर को पार करके एक दूसरी की तरफ क्या जाते हैं। ठीक है,
तो इसे बहुसंख्यक आवेशवाहक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें जो जो चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अवक्षय परत के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो संधि के दोनों ओर एक पतली परत होती है जिनमें न तो होल होते हैं और न ही इलेक्ट्रॉन। इस परत को ही अवक्षय परत कहते हैं। क्या कहते हैं? इस परत को ही क्या कहेंगे हम? अवक्षय परत कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए, रोधिका विभव या प्राचीर विभव। रोधिका विभव या प्राचीर विभव किसे कहते हैं? तो पी क्षेत्र और एन क्षेत्र के मध्य स्थापित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विभवांतर को रुधिका विभव या प्राचीर विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिका विभव या प्राचीर विभव कहते हैं। यानी पी क्षेत्र और एन क्षेत्र के मध्य स्थापित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न जो विभवांतर होता है, विभवांतर क्या कहते हैं? रुधिका विभव या प्राचीर विभव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रुधिका विभव या प्राचीर विभव कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अगला देखिए, पीएन संधि की अग्र अभिनत। क्या पीएन संधि की अग्र अभिनत की बात करेंगे? जो अग्र बायस होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जब पीएन संधि डायोड के, जो हमारा पीएन संधि डायोड है, ठीक है, इसको डायोड में पी क्षेत्र को एक बैटरी के धन सिरे से, जो पी क्षेत्र है इसको बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को उसी बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो इसे डायोड की अग्र अभिनत या डायोड की अग्र अभिनति कहते हैं। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं? जब हम पी टाइप को प्लस से और एन टाइप को निगेटिव जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो हमारा डायोड होता है वह अग्र बायस होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कार्यविधि की बात करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, जब हम पी को प्लस से और एन को निगेटिव जोड़ेंगे तब वहाँ जो पीएन संधि हमारा बनेगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, चलिए जब बैटरी द्वारा आरोपित बाह्य वोल्टेज, जो बैटरी द्वारा आरोपित बाह्य वोल्टेज है रोधिका विभव से अधिक होती है। किससे? रोधिका विभव से क्या होता है? अधिक होती है। तो पी क्षेत्र के होल, जो पी क्षेत्र के होल हैं, ठीक है, बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होगा। जो बैटरी के धन सिरा है उससे प्रतिकर्षित होकर था एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन, जो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन है बैटरी के चरण सिरे से प्रतिकर्षित होकर तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से, ठीक है, प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलने लगते हैं। संधि पर होल और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जिससे विद्युत का चालन होता है। ज्यों ही संधि पर होल और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं बैटरी के धन सिरे के पास सहसंयोजी बंध टूटते जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूटते जाते हैं। और इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे में प्रवेश करते हैं। कहाँ करते हैं? धन सिरे में प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त होने से बने होल संधि की ओर चलने लगते हैं। ठीक है, तभी बैटरी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकल कर एन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, संधि की ओर चलते हैं। ठीक है, संधि पर ये होल और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जिससे संधि में धारा बहने लगती है। इसे अग्र अनुबंध कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं पश्च अभिनत को। ठीक है, सिंपली आपको अग्र अनुबंध पूछता है तो आप जोड़ देंगे वहाँ पे। जब हम डायोड को बैटरी के पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से और एन टाइप अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तब वहाँ पर हमारा पीएन संधि डायोड बनता है। ठीक है, पश्च अभिनत की बात करेंगे, रिवर्स बायस की बात करेंगे। जब आर्यन संधि, ठीक है, जब आर्यन संधि डायोड के, आर्यन नहीं होगा यहाँ पे पीएन होगा। क्या होगा? पीएन होगा। ठीक है, पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं तब जो हमारा डायोड है वो पश्च अभिनति कहता है। जब उसे क्या कहते हैं? पश्च अभिनत कहते हैं। यानी कि जब हम पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से और एन टाइप अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं तब वहाँ पर जो हमारा डायोड होगा वो पश्च अभिनत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा P है, ये हमारा N है। ठीक है, यहाँ इसको हम जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे? ऋण से जोड़ेंगे, और इसको हम जोड़ेंगे प्लस से, इसको जोड़ेंगे ऋण से। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जब P को हम किसके? ऋण से और N को प्लस से जोड़ते हैं तब हमारा जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस में काम करेगा। ठीक है, पश्च अभिनत में क्या होता है? पश्च अभिनत में पी क्षेत्र के होल, क्या? पी क्षेत्र के होल बैटरी के ऋण सिरे से आकर्षित होकर, किससे? ऋण सिरे से आकर्षित होकर संधि से दूर चलने लगते हैं। किससे? संधि से दूर चलने लगते हैं। उसी प्रकार एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे से आकर्षित होकर संधि से दूर चलने लगते हैं। कहने का मतलब
कि यहाँ से क्या होता है कि जो ऋण सिरे का आकर्षित होकर संधि के दूर चलने लगते हैं, ठीक है, जो हमारा पी होल होता है बैटरी के ऋण सिरे से क्या होते हैं, आकर्षित होकर क्या करते हैं, संधि से दूर चलने लगते हैं। उसी प्रकार जो एन क्षेत्र होता है, एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बैटरी के धन सिरे से आकर्षित होकर संधि से दूर चलने लगते हैं। अब संधि पर होल और इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाते, क्या, होल और इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाते, अतः संधि से विद्युत का चालन नहीं हो पाता। जो संधि होती है वहाँ से विद्युत का चालन नहीं हो पाता है। ऊष्मीय उत्तेजन के कारण पी क्षेत्र में कुछ इलेक्ट्रॉन तथा एन क्षेत्र कुछ होल विद्यमान रहते हैं जो बैटरी के सिरों से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर गमन करते हैं तथा संधि पर संयोग करते हैं, ठीक है। फलस्वरूप संधि में माइक्रो एम्पियर कोट की अल्प धारा बहने लगती है। इसे पश्च अभिनत या पश्चदिशिक धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चदिशिक धारा कहते हैं, ठीक है। पीएन संधि का दिष्ट कोट की बात करेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा या विभव को, क्या, प्रत्यावर्ती धारा या विभव को दिष्ट धारा सिग्मा विभव में परिवर्तित करने की क्रिया को दिष्टकरण कहते हैं तथा इस प्रक्रिया में प्रयुक्त उपकरण को दिष्टकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, दिष्टकारी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप। जो हमारा पीएन संधि डायोड है इसका पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि ये हमारी क्या है, एसी निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, टी क्या है हमारी अपचाई ट्रांसफार्मर, D1 D2 क्या है, पीएन संधि डायोड है, ठीक है। तो ये क्या है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, ठीक है। क्या है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। R1 क्या है, लोड है, ये हमारा D1 है, ठीक है, ये हमारा D2 है, ठीक है। R2 आपको यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। तो अब चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको और समझाते हैं, अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। जब ट्रांसफार्मर टी की प्राथमिक कुंडली पर, जब ट्रांसफार्मर टी होता है उसके जब प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो द्वितीय कुंडली में, किसमें, द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। जब प्रथम चक्र में, जो प्रथम चक्र है, प्रथम चक्र में ए धनात्मक विभव पर तथा बी ऋणात्मक विभव पर होता है, इसलिए डायोड D1 अग्र अभिनत पर होता है जिसे विद्युत का चालन लोड प्रतिरोध R2 में x से y की ओर होती है। इस समय बिंदु B E की तुलना में ऋणात्मक विभव पर होता है, ठीक है। अतः D2 पश्च अभिनत में होता है, फलस्वरूप कार्य नहीं करता है। क्या, कार्य नहीं करता है, ठीक है। अब द्वितीय चक्र में बात करेंगे, द्वितीय अर्धचक्र में ए ऋणात्मक विभव तथा बी क्या होता है, धनात्मक विभव पर होता है, जिससे डायोड D1 पश्च अभिनत में तथा डायोड D2 अग्र अभिनत में होता है, जिससे लोड R2 में धारा x से y की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। इस प्रकार निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दोनों अर्धचक्रों में लोड में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अतः इस रूप में पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। देखिए हमारा ये निर्गत वोल्टेज है, ठीक है, ये हमारा क्या है, निर्गत वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ से जो हमारी वेव फॉर्म बन रही है, जो हमारी डायोड से वेव फॉर्म बन रही है वो हमारी यहाँ पर बन रही है, ठीक है। चलिए अब हम संधि ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो संधि ट्रांजिस्टर 3 सिरे वाला अर्धचालक युक्ति है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, 3 सिरे वाला अर्धचालक युक्ति है जो निर्वात डायोड के समान कार्य करता है, निर्वात डायोड के समान कार्य करता है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। पहला पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। पहला क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसे पी प्रकार की 2 अर्धचालकों की मोटी परतों के बीच, इसे क्या कहते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसे पी प्रकार की 2 अर्धचालकों के मोटी परतों के बीच एन प्रकार के अर्धचालक की पतली की परत को दबाकर बनाया जाता है, ठीक है। तो 2 तरफ इसमें क्या होता है, पी टाइप के अर्धचालक होते हैं, बीच में क्या होता है, एन टाइप के अर्धचालक होते हैं, जिससे इसे बनाया जाता है, ठीक है। ये देखिए हमारा जो पीएनपी ट्रांजिस्टर कुछ इस प्रकार से होगा, इसे उत्सर्जक कहेंगे, इसे आधार कहेंगे, इसे संग्राहक कहते हैं, ठीक है। तो एमीटर बेस कलेक्टर जिसे हम आप कहते हैं, तो आपका ये इसका सिंबल होगा, सिंबल ऐसे ही बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगला क्या है हमारा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसे एन प्रकार के अर्धचालकों की मोटी परतों के बीच पी प्रकार के अर्धचालकों की पतली परत को दबाकर बनाया जाता है। इस प्रकार इसमें एन प्रकार के अर्धचालक के बाएं खंड में तथा फाई पी प्रकार के अर्धचालक के मध्य खंड में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसमें 2 तरफ क्या होते हैं, एन टाइप होते हैं, बीच में क्या होता है, पी टाइप होता है, ठीक है, जिसे एमीटर बेस कलेक्टर कहते हैं, ठीक है।
इमीटर बेस, यहाँ पे क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको बना देना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम बात करने वाले हैं उभयनिष्ठ आधार परिपथ की बात करेंगे, ठीक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि की बात करेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें उत्सर्जक आधार संधि को, क्या जो उत्सर्जक आधार संधि होता है उसे अग्र बायस में तथा संग्राहक आधार संधि को पश्च बायस में रखा जाता है, ठीक है। तो उत्सर्जक आधार संधि जो पीएनपी होता है, इसे एमीटर बेस, बेस देखिए हमारा यहाँ पे है, ये हमारा कलेक्टर है, ठीक है। तो अग्र बायस होती है, अतः उत्सर्जक, अभी अग्र बायस क्यों होती है, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको प्लस से जोड़ेंगे, इसको माइनस से जोड़ेंगे तो ये अग्र बायस में होगा। अगर हम ये देखिए ये रिवर्स बायस में है, ठीक है, क्या है, रिवर्स बायस में है। तो अब देखेंगे यहाँ पे होल बैटरी वीई के धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। यहाँ से क्या होता है, प्रतिकर्षित होकर किसकी ओर, आधार क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं, ठीक है। चूँकि आधार अत्यंत पतला होता है, अतः 2% से लेकर 5% होल की आधार क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से संयोग कर पाते हैं, जिससे परिपथ में अल्प आधार धारा IB बहने लगते हैं। शेष होल संग्राहक क्षेत्र में पहुंचकर बैटरी BCC के ऋण की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे ही कोई होल संग्राहक क्षेत्र के अंतिम सिरे पर पहुंचता है, बैटरी VCC के ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर संग्राहक क्षेत्र में होल से संयोग कर उसे नष्ट कर देता है, जिससे परिपथ में संग्राहक धारा IC बहने लगती है, ठीक है। तो ये आपको IC धारा बहने लगती है। चलिए आगे आपको बताते हैं। इस समय क्या होता है, उत्सर्जक क्षेत्र में बाएं सिरे के पास एक सहसंयोजी बंध टूट जाता है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर बैटरी VE के धन ध्रुव में प्रवेश करता है तथा उत्पन्न होल पुनः आधार क्षेत्र से संग्राहक क्षेत्र की ओर चलने लगता है। फिर वही प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या है, NPN ट्रांजिस्टर कार्यविधि की बात करेंगे। इसमें आपको ये रिवर्स बायस में होगा, ये फॉरवर्ड बायस में होगा, ठीक है। चलिए आगे आपको ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार परिपथ प्रदर्शित किया गया है। इसमें उत्सर्जक आधार संधि का अग्र बायस तथा संग्राहक आधार संधि का पश्च बायस होता है, ठीक है। हमने आपको बताया ना, जो इमीटर होता है ये क्या होता है, रिवर्स बायस होता है, यानी कि पश्च बायस होता है। और जो कलेक्टर होता है ये क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें NPN ट्रांजिस्टर आपके लगे हुए हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे आपको बताते हैं। अब देखिए उत्सर्जक आधार संधि पर अग्र बायसित होती है, अतः उत्सर्जक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी VE के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र पर चलने लगता है, ठीक है। चूंकि आधार क्षेत्र अत्यंत पतला होता है, केवल 2% से 5% आधार क्षेत्र में होल संयोग कर पाते हैं, जैसा आपका पिछला है वैसे अगले में भी है, ठीक है। जिससे परिपथ में क्या होता है कि अल्प आधार धारा IB बहने लगती है। शेष इलेक्ट्रॉन संग्राहक क्षेत्र में प्रवेश कर बैटरी का निर्माण करते हैं। जैसे ही संग्राहक क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बैटरी VCC के धन ध्रुव में प्रवेश करता है, बैटरी VE के ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर उत्सर्जक क्षेत्र में प्रवेश करता है, जो पूरा आधार की ओर चलने लगता है और उसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होने लगती है, ठीक है। चलिए आगे आपको बता, अगला देखिए हमारा क्या है, NPN ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में अनुप्रयोग। जो NPN ट्रांजिस्टर है इसका प्रवर्धक के रूप में प्रयोग कैसे करते हैं। प्रवर्धक का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसके रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो प्रवर्धक का मतलब क्या होता है, एम्पलीफायर, इसे कहते हैं एम्पलीफायर, यानी कि इसको जैसे कम आयाम की जो हमारे तरंगे है उसको अधिक आयाम में बदलने के लिए, ठीक है। तो चलिए NPN ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में NPN ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में अनुप्रयोग का विद्युत परिपथ में चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इसमें उत्सर्जक को आधार तथा संग्राहक के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है। निवेशी सिग्नल को जिसका प्रवर्धन करना है आधार और उत्सर्जक के बीच लगाते हैं। संग्राहक परिपथ में उच्च प्रतिरोध R जोड़ देते हैं, ठीक है। कार्यविधि की बात करेंगे तो BC बराबर VCE माइनस ICR समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये हमारा इनपुट सिग्नल है, ठीक है। अब ये हमारा आउटपुट सिग्नल है, ठीक है। चलिए अब इसमें पढ़ेंगे। चित्र में स्पष्ट है कि यदि संग्राहक धारा का मान IC, जो हमारी संग्राहक धारा है, इसी कलेक्टर करंट है उसको मान IC है, ठीक है। ध्यान समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ से हम सोर्स देते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है, यहाँ पे लोड लगा होता है जिसमें आउटपुट जिसके द्वारा हमें मिलता है, ठीक है। तो
आईसी हो तो संग्राहक वोल्टेज निवेशी सिग्नल के धनात्मक अर्धचक्र में आधार उत्सर्जक के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? धनात्मक हो जाता है। ठीक है, अतः समीकरण 1 के अनुसार संग्राहक हो जाता है, फलस्वरूप ऋणात्मक निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है। ठीक है, निवेशी सिग्नल के ऋणात्मक अर्धचक्र में आधार उत्सर्जक के सापेक्ष कम धनात्मक होता है, जिससे संग्राहक धारा आईसी का मान कम हो जाता है। समीकरण 1 के अनुसार संग्राहक बीसी का मान बढ़ जाता है, अर्थात संग्राहक अधिक धनात्मक होता है, जिससे धनात्मक निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है। ठीक है, स्पष्ट है कि निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल में 180 का कलांतर होता है। कितने का? 180 का कलांतर होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए हमारा क्या है। विद्युत परिपथ खींचकर समझाइए कि पीएनपी ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ आधार विधा में प्रवर्धक की भांति उपयोग कैसे में लाया जाता है। ठीक है, कैसे उपयोग में लाया जाता है। अब देखिए उभयनिष्ठ विधा में बात करेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक की भांति उपयोग। ठीक है, तो इसके लिए चित्र के अनुसार विद्युत परिपथ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विद्युत परिपथ बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? IB ये हमारा क्या है? VEB का निवेशी सिग्नल यहाँ से आपको दिया जाएगा। ये हमारा आउटपुट सिग्नल कुछ अधिक बढ़ाकर आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। इसमें आधार संधि क्या होता है? अग्र अभिनत और आधार संग्राहक उत्क्रम अभिनत होता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो अग्र अभिनत यानी कि जो आधार संधि होता है, बेस होता है, वो यानी कि फॉरवर्ड बायस में होता है, यानी कि अग्र अभिनत में होता है। और जो आधार संग्राहक यानी जो आधार कलेक्टर होता है वो उत्क्रम अभिनत यानी कि पश्च बायस में होता है, अर्थात उत्सर्जक को ऋणात्मक विभव पर तथा संग्राहक को धनात्मक विभव पर रखा जाता है। ठीक है, निवेशी सिग्नल को जिसका आवर्धन करना होता है उत्सर्जन और आधार के बीच लगाते हैं तथा संग्राहक परिपथ में उच्च प्रतिरोध R जोड़ देते हैं। ठीक है, कार्यविधि की बात करेंगे। संग्राहक धारा IC हो तो संग्राहक वोल्टेज BC, VCB माइनस ICR समीकरण नंबर 1। ठीक है, निवेशी सिग्नल के धनात्मक अर्धचक्र के आधार के सापेक्ष उत्सर्जक विभव का अधिक धनात्मक होता है। जो उत्सर्जक विभव होता है क्या होता है? अधिक धनात्मक होता है, जिससे संग्राहक धारा IC का मान बढ़ जाता है। अतः समीकरण 1 के अनुसार संग्राहक वोल्टेज BC का मान कम हो जाता है। ठीक है, चूंकि संग्राहक बैटरी VCB के ऋण ध्रुव से जुड़ा है, कम ऋणात्मक हो जाता है, फलस्वरूप धनात्मक निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। निवेशी सिग्नल के ऋणात्मक अर्धचक्र में आधार के सापेक्ष उत्सर्जक कम धनात्मक होता है, जिससे संग्राहक धारा IC का मान कम हो जाता है। अतः समीकरण 1 के अनुसार संग्राहक वोल्टेज VC का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अर्थात संग्राहक अधिक ऋणात्मक हो जाता है, फलस्वरूप ऋणात्मक सिग्नल निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार निवेशी सिग्नल के धनात्मक चक्र में निर्गत सिग्नल का धनात्मक चक्र में निर्गत सिग्नल का धनात्मक अर्धचक्र तथा निवेशी सिग्नल के ऋणात्मक अर्धचक्र में निर्गत सिग्नल का ऋणात्मक अर्धचक्र प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से निर्गत सिग्नल के ऋणात्मक अर्धचक्र में निर्गत सिग्नल का ऋणात्मक अर्धचक्र प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान दे लेना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। दिष्टकरण क्या है? विद्युत परिपथ खींचकर पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्टकारी की क्रिया समझाइए। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की क्रिया को दिष्टीकरण धारा में परिवर्तित करता है। जो प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की क्रिया को दिष्टीकरण धारा में परिवर्तित करता है। पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग। ठीक है, पहला क्या है हमारा? परिपथ का नामांकित रेखा चित्र आपका देखिए क्या है। चित्र में AC निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज T अपचाई ट्रांसफार्मर D1 D2 पीएन संधि डायोड था R2 लोड है। ठीक है, ये हमारा क्या है? निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। ठीक है, ये हमारा क्या है? निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। ये हमारा ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, ये हमारा डायोड D1, ये हमारा डायोड D2। ये वोल्टेज निर्गत वोल्टेज आपकी होगी। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। जब ट्रांसफार्मर T की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाता है? द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। ठीक है, जब प्रथम अर्धचक्र में क्या? प्रथम अर्धचक्र में A धनात्मक विभव तथा B ऋणात्मक विभव होता है तो बिंदु A बिंदु E की तुलना में धनात्मक विभव होता है। क्या होता है? धनात्मक विभव होता है। अतः डायोड D1 अग्र अभिनत में होता है, अतः लोड R के माप धारा C से D की ओर बहने लगती है। इस समय बिंदु B2 बिंदु E की तुलना में ऋणात्मक विभव पर होता है, अतः D2 उत्क्रम अभिनत में होता है।
फलस्वरूप वह कार्य नहीं करता। ठीक है, जब द्वितीय अर्धचक्र में ए ऋणात्मक विभव पर तथा बी धनात्मक विभव पर होता है तो बिंदु ई की तुलना में ऋणात्मक विभव पर होता है। अतः डायोड D1 उत्क्रम अभिनत होने के कारण कार्य नहीं करता, किंतु D2 अग्र अभिनत होता है, जिससे लोड R में माध्य धारा पुनः C से D की ओर बहने लगती है। ठीक है, इस प्रकार निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दोनों अर्धचक्र में लोड विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अतः इस रूप को पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बता, यहाँ पे देखेंगे आपको पूरा तरंग मिल रही होगी। ठीक है, यहाँ से भी यहाँ से भी थाली। ठीक है, तो ये निवेशी वोल्टेज है हमारी, ये निर्गत वोल्टेज होगी। ठीक है, चलिए प्रेरक कुंडलियाँ तांबे की बनाई जाती हैं। जो प्रेरक कुंडलियाँ होती हैं तांबे की क्यों बनाई जाती हैं? तो प्रेरक कुंडलियाँ का ओमी प्रतिरोध बहुत कम होता है। जो प्रेरक कुंडलियाँ होती हैं इनका ओमी प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। अतः चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर प्रबल प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, प्रबल प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, प्रेरित धारा की स्वतः की कोई दिशा नहीं होती, विवेचना कीजिए। तो प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। अतः प्रेरित धारा की दिशा उसके उत्पन्न होने के कारण निर्धारित होती है। इस प्रकार तो स्टूडेंट्स हम आगे बात करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिक गेट्स होते क्या हैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ऐसे विद्युत परिपथ को ऐसे विद्युत परिपथ को जो किसी सिग्नल को जाने देते हैं, ऐसे विद्युत परिपथ जो किसी सिग्नल को अपने अंदर से क्या करने देते हैं? जाने देते हैं, और किसी सिग्नल को रोक देते हैं। क्या कहते हैं? रोक भी देते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। यानी ध्यान समझेंगे, ऐसी विद्युत परिपथ जो किसी सिग्नल को जाने देते हैं और सिग्नल को रोक भी देते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स होते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आप देखते हैं कितने प्रकार के गेट्स होते हैं, आपको कैसे हम इसको जानेंगे कौन सा गेट है। ठीक है, तो इससे पहले हम बात करेंगे और गेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? और गेट की बात करेंगे। तो इस गेट में 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। इसमें क्या होता है? 2 से अधिक निवेशी सिग्नल हो सकते हैं। इसमें आपको ABCD भी हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि एक आपको आउटपुट मिलेगा, निर्गत एक आपको मिलेगा। इसका सिंबल देखिए कुछ इस तरीके से होता है। तो आप लोग सभी लोग देख लीजिए इसका सिंबल, और आपको बनाने की कोशिश करनी होगी एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे और गेट को समझने के लिए, किसको? और गेट को समझने के लिए तुल्य परिपथ में, किसमें? तुल्य परिपथ में प्रदर्शित किया गया है। इसमें A और B 2 स्विच हैं। इसमें A और B क्या है? 2 स्विच होते हैं। ठीक है, तथा L एक लैंप है। A या B बराबर 0 का अर्थ होता है स्विच खुले हैं। ठीक है, A या B बराबर 1 का अर्थ होता है कि स्विच बंद है। यदि लैंप L जलता है तो Y बराबर 1 कहेंगे। इसके विपरीत यदि लैंप नहीं जलता तो Y बराबर 0 कहेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब यदि Y बराबर 0 आता है तो वहाँ पर लैंप नहीं जलेगा। ठीक है, लैंप नहीं जलेगा। यदि Y बराबर 1 आता है तो लैंप आपका जलेगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम इसी वैद्युत परिपथ की बात कर रहे हैं जो आपके वैद्युत परिपथ वहाँ पीछे आपको बताया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे A और B 2 स्विच हैं। ठीक है, L आपका यहाँ पे L एक लैंप होगा। ठीक है, समझ में आपको आ रहा है ये परिपथ की नहीं? यहाँ से हम क्या कर देते हैं? वैद्युत स्रोत जोड़ देते हैं। अब देखिए और गेट के तुल्य वैद्युत परिपथ की बात करेंगे, सत्यता सारणी की बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है? निवेशी सिग्नल है। क्या है? निवेशी सिग्नल है। ये हमारा क्या है? निर्गत सिग्नल है। ठीक है, तो अगर हम 0 0 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, Y बराबर क्या होता है? Y बराबर होता है A प्लस B। ठीक है, तो Y बराबर A प्लस B होता है। अगर हम दोनों जगह 0 रखें तो क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एक जगह 0 एक जगह 1 रखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, ध्यान देंगे इसको। अगर हम एक जगह 1 एक जगह 0 रखेंगे फिर भी हमारा क्या मिलेगा? 1 मिलने वाला है। यदि हम एक जगह 1 एक जगह 1 लिखेंगे तो कभी नहीं आएगा। इसमें 0 या 1 आएगा, 2 आपको कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ये आप में सत्यता सारणी है और गेट की, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगले गेट की बात करते हैं। अगला गेट देखिए हमारा क्या है? एंड गेट। क्या है?
एंड गेट, इस गेट में भी 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल का एक निर्गत सिग्नल होता है। क्या होता है? इस गेट में भी 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल का एक निर्गत सिग्नल होता है। इसमें भी आपको 2 या 2 से अधिक क्या मिलेंगे? इनपुट मिलेंगे और आउटपुट आपको एक ही मिलने वाला है। ठीक है, इस प्रकार एंड गेट में ए और बी 2 निवेशी सिग्नलों का निर्गत सिग्नल y बराबर y हो तो सिग्नल y हो तो निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, y बराबर a इंटू बी। उसमें a प्लस बी था, इसमें इंटू लगेगा। ठीक है, चलिए इसका भी आपको सत्यता सारणी दिखाते हैं और इसका विद्युत परिपथ दिखाते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पे देखेंगे एंड गेट में, किसमें? एंड गेट में y बराबर 0 का मान a और b के तुल्य होता है। क्या होता है? एंड गेट में क्या होता है? y बराबर 0 का मान a और b के क्या होता है? तुल्य होता है। एंड गेट का लॉजिक प्रतीक, क्या? एंड गेट का लॉजिक प्रतीक प्रदर्शित किया गया है। इसमें क्या किया? प्रदर्शित किया गया है। अब देखेंगे यहाँ पे ये हमारा a है, ये हमारा b है। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगा y बराबर a इंटू बी। क्या मिलेगा? a इंटू बी मिलेगा। ठीक है, अब देखेंगे एंड गेट को समझने के लिए, क्या? एंड गेट को समझने के लिए तुल्य परिपथ दिया गया है। क्या दिया गया है? तुल्य परिपथ दिया गया है। इसमें ए और बी 2 स्विच ई बैटरी एवं लैंप यल लैंप है। ठीक है, इसमें आपको भी, इसमें भी 2 स्विच मिलेंगे, ए और बी 2 स्विच मिलेंगे और यल इसमें क्या होगा? एक लैंप होगा और ई हमारा क्या है? अगर हम देखेंगे तो हमारी बैटरी है। ठीक है, अब देखेंगे इसकी सत्यता सारणी पढ़ेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे निवेशी सिग्नल है, ये हमारा निर्गत सिग्नल है। तो 0 0 अगर देंगे तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ से एक बार एक और हम बना देते हैं। y बराबर कितना है? देखेंगे ध्यान से, तो y बराबर अगर हम y बराबर क्या होता है? a इंटू बी होता है। ठीक है, a इंटू बी होता है। तो y बराबर 0 इंटू 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। अगर हम y बराबर 0 इंटू 1 रखेंगे तो फिर भी 0 आएगा। ठीक है, यदि हम y बराबर क्या रखें? 1 इंटू 0 रखें तो फिर भी क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अगर हम y बराबर क्या रखें? y बराबर, ध्यान समझेंगे आप इसको, यदि y बराबर 1 इंटू 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा 1। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको और गेट हमने बताया, एंड गेट बताया। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नॉट गेट की। तो नॉट गेट में एक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। क्या होता है? नॉट गेट में एक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। नॉट गेट में ए निवेशी सिग्नल का निर्गत सिग्नल y निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है, y बराबर a की पावर नॉट। इसका मतलब क्या? अगर 0 आएगा तो 1 हो जाएगा, अगर 1 आएगा तो 0 हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है कि नॉट गेट निवेशी सिग्नल a को उसके पूरक सिग्नल a में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? इसके पूरक सिग्नल में परिवर्तित करता है। ठीक है, उसके बाद अतः नॉट गेट की व्युत्क्रमण या ऋण कारक गेट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? व्युत्क्रमण या ऋण कारक गेट भी कहते हैं। नॉट गेट का लॉजिक प्रतीक प्रदर्शित किया गया है, यानी यहाँ पे आपको इसका प्रतीक प्रदर्शित किया गया है, y बराबर a की पावर नॉट। ठीक है, अब चलिए नॉट गेट के लिए तुल्य परिपथ में, इसमें तुल्य परिपथ में प्रदर्शित किया गया है, इसको तुल्य परिपथ प्रदर्शित किया गया है, जिसमें ए स्विच यल लैंप था, ई बैटरी है। देखिए यहाँ पे एक नॉट गेट आपको दिखाया गया है, इसमें यल क्या है? लैंप है। ठीक है, ये हमारा स्विच है और ये हमारी बैटरी है। ठीक है, यहाँ से अगर हम प्लस ले जाएंगे तो इधर से माइनस ले जाएंगे, ये परिपथ है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर हम 0 करते हैं, ठीक है, अगर हम 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यल यानी कि 1 मिलेगा, बल्ब जलेगा। ठीक है, अगर 1 करते हैं तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं निवेशी सिग्नल की बात करेंगे, निवेशी अगर 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, अगर 1 करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, चलिए नॉर गेट की बात करते हैं। नॉर गेट में देखिए यह नॉट और गेट के संयोजन से बनता है। या किसके संयोजन से? नॉट और गेट के संयोजन से बनता है। चूंकि नॉट में केवल एक ही निवेशी होना चाहिए, नॉट में क्या होता है? केवल एक ही निवेशी होना चाहिए। और गेट पहले प्रयुक्त किया जाता है, जो और गेट है पहले प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखेंगे ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? एक हमारा क्या है? नॉट गेट है और एक हमारा क्या है? और गेट है। ठीक है, तो
अब इसको प्रयुक्त करने के लिए देखिए इसमें क्या करेंगे, एक शॉर्ट फॉर्म इसको हम बना देते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे हमने यहाँ पे एक बबल लगा दिया है और वाई आउटपुट दे दिया। इसका मतलब क्या होता है कि इस और गेट का जो नॉट में परिवर्तन हो रहा है वही गेट यहाँ पे भी दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ए और बी देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि y बराबर क्या होता है a प्लस बी का नॉट, ठीक। ये आपका आउटपुट मिलने वाला। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि और नॉर गेट किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, नॉर गेट का बूलियन पद a प्लस बी बराबर y होता है, जो हमने आपको बताया भी। स्पष्ट है कि नॉर गेट और गेट का पूरक या निवेशन है, ठीक है। चलिए आगे आपको बता, अब देखेंगे नॉर गेट की जो सत्यता सारणी है ए बी वाई डैश और वाई, तो 0 0 0 और 1, ठीक है। 0 1 यहाँ पे 0 1 करेंगे तो अगर यहाँ पर 1 आता है तो इसका भी परिवर्तन करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर 1 और 0 करेंगे इसका 1 आएगा तो इसका भी 0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम एक बराबर क्या निकालेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे, अगर यहाँ पे कुछ आएगा तो उसका परिवर्तन कर देंगे। तो ए प्लस बी निकालते हैं, 0 आ रहा है, 0 का अगर हम परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका पूरक निकालेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। 1 और 1 का क्या हो जाएगा, 1 यानी कि 1 यहाँ आएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ब्रेड पकौड़ा भेज दे। तो चलिए हम अगले गेट की बात करते हैं। अगला गेट हमारा क्या है, नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट या नॉट गेट, देखिए नैंड गेट नॉट गेट और एंड गेट के संयोग से बनता है। हमने आपको क्या बताया, जो नैंड गेट है नॉट गेट और एंड गेट के संयोग से बनता है। चूँकि नॉट गेट में केवल एक ही निवेशी होता है, नैंड गेट के को पहले प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा नॉट गेट होता है, नॉट गेट में आपको एक ही निवेशी मिलेगा, ठीक है। या एंड गेट में आपको देखिए एक नॉट गेट जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए इसको एक बबल ग्रुप में यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा, ठीक। चलिए, नैंड गेट का जो बूलियन पद है a इंटू बी की बार बराबर y है। स्पष्ट है कि नैंड की सत्य सारणी को एंड और नॉट गेट की सत्य सारणियों को जोड़कर बनाया जा सकता है। किससे, एंड गेट और नॉट गेट की जो सत्य सारणी है उसे जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए हमारी क्या है, नैंड गेट की सत्यता सारणी क्या है, नैंड गेट की सत्यता सारणी, ठीक है। तो ए बी या वाई डैश बराबर वाई, ठीक है। तो क्या है हमारा 0 0 और 0 1, ठीक है। तो ये आपको ध्यान समझने वाली बात है। एंड गेट क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे y बराबर क्या होता है, a इंटू बी होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा आ रहा है y बराबर a इंटू बी आ रहा है। 0 0 का करेंगे 0, 1 0 का करेंगे 0, 0 1 0 करेंगे तो 0 और 1 1 का करेंगे तो 1। अब इसका हम पुनः उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो इसी का उल्टा कर देंगे तो हमारा बच जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा, ठीक। चलिए अब सार्वत्रिक गेट की बात करते हैं, जो हमारा यूनिवर्सल गेट होता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। तो यूनिवर्सल गेट किसे कहेंगे, नॉर गेट और नैंड गेट को क्या कहेंगे, नॉर गेट और नैंड गेट को सार्वत्रिक गेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गेट कहते हैं, क्योंकि केवल एक ही प्रकार के कई गेटों को, किसको, एक ही प्रकार के कई गेटों को उस प्रकार संयोजित किया जा सकता है कि संयोजन अन्य गेट की तुल्य कार्य करे, ठीक है। कहने का मतलब इसको नॉर गेट और एंड गेट को सार्वत्रिक गेट कहते हैं। जो हमारा नॉर गेट है और एंड गेट है इसको सार्वत्रिक गेट कहते हैं। इन दो गेटों की सहायता से कोई भी गेट हम बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यदि a बराबर b हो तो y बराबर a डैश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी दोनों को हम क्या कर दें, a कर दें, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, a डैश हो जाएगा। इसकी ये किस तरह व्यवहार करेगा, नॉट गेट की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, 0 0 का 0, 1 1 का 1, यानी कि क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए हमारा क्या आने वाला, नॉर गेट से और गेट प्राप्त करना। क्या, नॉर गेट से और गेट प्राप्त करना। यदि हम नॉर गेट से और गेट कैसे प्राप्त करेंगे, यदि नॉर गेट के निर्गत सिग्नल, किसको, निर्गत सिग्नल को एक ही निवेशी सिग्नल के रूप में, क्या, एक ही निवेशी सिग्नल के रूप में दूसरे नॉर गेट से संयोजन कर दिया जाए, ठीक है। एक नॉर गेट को दूसरे यानी कि एक ही निवेशी सिग्नल के रूप में संयोजन कर दिया जाए तो परिणामी निर्गत सिग्नल और गेट के निर्गत सिग्नल के तुल्य होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर हम जैसे यहाँ पे दो इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी का नॉट कर रहे हैं, ठीक है,
और पुनः इसका हम क्या कर देंगे, नॉट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी मिलेगा और गेट मिलने वाला। आपको समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ पे 2 इनपुट था, लेकिन यहाँ पे हमारा एक ही इनपुट होगा, ठीक है, एक ही इनपुट होगा। और उस इनपुट का अगर हम पुनः और गेट यानी कि नॉट गेट कर देते हैं तो हमारा क्या बचता है, वही इनपुट आउटपुट बदल जाएगा, यानी कि a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको इसको भी करना है, नॉर गेट को एंड गेट से, नॉट गेट से एंड गेट प्राप्त करना, ठीक है। यदि और गेट से प्राप्त 2 नॉट गेटों को निर्गत सिग्नलों नॉर के निवेशी सिग्नलों के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो परिणामी निर्गत सिग्नल एंड गेट के निर्गत सिग्नल के तुल्य। देखिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं दो और गेट का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। किसका हम प्रयोग करेंगे, 2 नॉट गेट का, यानी देखिए यहाँ पे एक ए भी है नॉट गेट, ए भी नॉट गेट है। अब इन दोनों नॉट गेट को क्या करेंगे हम, यहाँ पे ए नॉट प्लस बी नॉट, इसमें क्या करेंगे, इनपुट देंगे, तो इसका ए डबल नॉट बी डबल नॉट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंड गेट की तरह कार्य करने लगेगा। ध्यान से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये एंड गेट की तरह कार्य करने लगेगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, एंड गेट से नॉट गेट प्राप्त करना, ठीक है। अगर हम ए और देखिए यदि नैंड गेट के दोनों सिग्नल जोड़ दिए जाए, इसके जो सिग्नल दोनों हैं इसको जोड़ दिया जाए तो निर्गत सिग्नल नॉट गेट के रूप के होगा, ठीक है। अगर इसको दोनों जोड़ देंगे तो नॉट गेट की तरह हो जाएगा, एकदम सिंपल सी बात है। उसके बाद नैंड गेट की बात करते हैं। नैंड गेट में और गेट प्राप्त करना, नैंड गेट से और गेट प्राप्त करना। यदि नैंड गेट से प्राप्त, जो नैंड गेट है, नैंड गेट से प्राप्त 2 नॉट गेट के निर्गत, क्या 2 नॉट गेट के निर्गत सिग्नलों को नैंड गेट के निवेशी सिग्नलों के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो सिग्नल और गेट के लिए सिग्नल तुल्य होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे 2 हमारे क्या हैं, एंड गेट हैं, ठीक है, ए नॉट नैंड गेट है, ठीक है। यहाँ पे ए नॉट बी नॉट, ठीक है। ऐसे दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ए प्लस बी मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, ए प्लस बी मिलने वाला है, ठीक है। चलिए नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त करना, नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त करना। देखिए हमारा क्या है, ये हमारा नैंड गेट है, ठीक है, यानी ए प्लस बी, यानी कि ए इंटू बी का बार हमारा क्या है, नैंड गेट है। अब इसको पुनः हम क्या कर देंगे, नॉट गेट कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, एंड गेट मिल जाएगा, ठीक है। वाई बराबर ए नॉट, ए इंटू बी मिल जाएगा। यदि नैंड गेट से प्राप्त निर्गत सिग्नलों को नैंड गेट से प्राप्त नॉट के निवेशी सिग्नल के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो परिणामी निर्गत सिग्नल एंड गेट के निर्गत सिग्नल के तुल्य होता है, ठीक है। ये आपका पूरा चैप्टर था 14 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। तो स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।